फ्रेंड्स, अब हम यूनिट थर्ड के लास्ट पोर्शन पर हैं, एप्लीकेशंस ऑफ क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। और इसमें हम एप्लीकेशंस में सबसे पहला है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की गणना करना, यानी कैलकुलेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो कैसे कर सकते हैं हम इसकी कैलकुलेशन कि अगर हमें दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर T1 और T2 पर अगर डिफरेंट वेपर प्रेशर्स P1 P2 ज्ञात करने हों, अगर हमें पता हो, तो हम उस स्थिति में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की गणना कर सकते हैं। यानी अगर टेम्परेचर्स और वेपर प्रेशर्स हमें पता हो, तो हम डेल्टा एच वी की गणना कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें 93 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की वाष्प दाब क्रमशः 580 और 760 मिलीमीटर है, तो जल के वाष्पन की प्रति ग्राम गुप्त ऊष्मा की गणना अगर हमें करनी, तो अब हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर्स हमें डिग्री सेंटीग्रेड में दिए हुए हैं, तो हम सबसे पहले इसे केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहला T1 हो जाएगा 93 + 273, तो 366 केल्विन, और T2 हो जाएगा 373 केल्विन। P1 वेपर प्रेशर जो है वो P1 580 है और P2 760 है। R हमें 1.987 केल्विन, जूल में नहीं लेना है, केल्विन में लेना है, तो वैल्यू हो गई 1.987। वैल्यू पुट कर देंगे, तो इस प्रकार से फार्मूले में रखा log ऑफ P2/P1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच। अब यहाँ क्या हो जाएगा, हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो डेल्टा एच वी अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। सबकी वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें log ऑफ 1.31 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच वी इंटू 1.12 इंटू 10⁻⁻⁵ आया। सिंप्लीफाई किया तो डेल्टा एच वी बराबर log ऑफ 1.31 अपॉन 1.12 इंटू 10⁻⁻⁵, या log ऑफ 1.31 की वैल्यू पुट करी तो आया 10473 कैलोरी पर मोल, या डेल्टा एच वी बराबर, चूँकि किसका है, पानी का है, तो हमने किससे डिवाइड किया, 18 से, और यह आ गया 581.82 कैलोरी प्रति ग्राम। पहले तो मोल का था, एक मोल के लिए, और एक मोल में कितने ग्राम होते हैं, 18 ग्राम, तो यह आ गया कैलोरी प्रति ग्राम। तो इस तरह से हम हीट ऑफ वेपराइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन पार्ट, जिसमें क्वथनांक और गलनांक की भी गणना की जा सकती है, कि अगर किसी पदार्थ का क्वथनांक या गलनांक किसी एक दाब पर ज्ञात होता है, तो हम उसका मान दूसरे दाब पर भी इसी समीकरण द्वारा निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक पहाड़ी पर वायुदाब कितना है, 660 मीटर है, और इस पहाड़ी पर जल के क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट की हमें गणना करनी है। वाष्पन की ऊष्मा, हीट ऑफ वेपराइजेशन, कितना है, 40.47 किलो जूल पर मोल है। तो अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर या वायुदाब, P1 हो गया 660 मिलीमीटर, P2 हो गया 760 मिलीमीटर, T1 हमें निकालना है, T2 हमें दिया है 373, क्योंकि हम जानते हैं पानी का कितना है, 100। तो अब हमें फार्मूले में पुट कर देते हैं, डेल्टा एच वी भी हमें दिया हुआ है 40.67 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। तो log ऑफ P2/P1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच वी अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। वैल्यू पुट कर दी, 760 अपॉन 660, 40.67 इंटू 10⁻³
डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314 और फिर 373 माइनस T1 अपॉन 373 T1। T1 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया log ऑफ 1.15 इज इक्वल्स टू, बाहर की पूरी चीज़ सिंप्लीफाई हुई, 5.694 मल्टीप्लाइड बाय 373 माइनस T1 अपॉन T1। तो T1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 369.05 केल्विन। तो अगर हम पहाड़ी पर जाते हैं तो हमारा जो पानी है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर 369.05 केल्विन हो जाता है। अगर डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हमें वेपर प्रेशर की गणना करनी हो तो कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, ये भी हम क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के द्वारा कर सकते हैं। तो यदि किसी द्रव का वाष्प दाब P1 एक ताप T1 पर ज्ञात है, यानी वेपर प्रेशर P1 जो है वो T1 पर ज्ञात है और उसका वाष्प दाब P2 दूसरे ताप T2 पर भी ज्ञात किया जा सकता है अगर हमें क्या दिया गया है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो सबसे पहले हमने पहले एप्लीकेशन पार्ट में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा निकाली, दूसरे एप्लीकेशन पार्ट में हमने मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कैलकुलेट किए। अब तीसरे में हम वेपर प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें वाष्पन की गुप्त ऊष्मा यानी हीट ऑफ वेपोराइजेशन और वेपर प्रेशर्स या टेम्परेचर्स दिए गए हों। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के वाष्प दाब की हमें गणना करनी है, यानी वेपर प्रेशर 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें कैलकुलेट करना है। यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर 760 mmHg हो, हम जानते हैं कि जब बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं 760 mmHg पर हमारा वेपर प्रेशर होता है। जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा यानी हीट ऑफ वेपोराइजेशन 85 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच कितनी है, एवरेज वैल्यू है 560 कैलोरी प्रति ग्राम। तो अब हमें दो टेम्परेचर्स दिए गए हैं, तो दोनों टेम्परेचर्स चूँकि किस पे हैं, डिग्री सेंटीग्रेड पर हैं, तो हम इसे कैलोरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। 85 प्लस 273 तो ये हो जाता है 358 केल्विन और 100 प्लस 273 तो ये हो जाता है 373 केल्विन। P1 हमें निकालना है वेपर प्रेशर, P2 हो जाता है 760 मिमी और डेल्टा HV यानी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी है, औसत दी है, तो 540 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से, तो वो हो जाएगा कैलोरी प्रति मोल या कैलोरी प्रति ग्राम। तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं P1 की और P2 की, यानी P2 760 डिवाइडेड बाय P1 इज इक्वल्स टू डेल्टा HV हो गया 540 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 1.987 और फिर मल्टीप्लाइड बाय 373 माइनस 358 डिवाइडेड बाय 373 इंटू 358। तो इस तरह से log ऑफ 760 अपॉन P1 बराबर हुआ 0.2386। जब इतनी बड़ी चीज़ को हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आई 0.2386, या हम लिखें 760 अपॉन P1 इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.2386, और जब हम एंटी लॉग लेते हैं तो 760 अपॉन P1 किसके बराबर हो जाता है, 1.732 के, या P1 हो जाता है 760 अपॉन 1.732
यह बराबर हो जाता है 438.8 mMe। तो इस तरह से अगर हमें एक वाष्प दाब पे पता है तो हम दूसरे वाष्प दाब को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चौथी एप्लीकेशन पार्ट पे आ रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट्स एंड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, यानी मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर अवनमन स्थिरांक। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं Kb। तो सबसे पहले कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या है। तो जब एक मोल विलय को हम 100 ग्राम विलायक में घोलते हैं, ठीक है, तो एक मोल सोल्यूट लिया है और उसको 100 ग्राम्स किस में डोल रहे हैं, सॉल्वेंट में घोला जाता है, तो विलायक के क्वथनांक में उन्नयन यानी बढ़ोतरी मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। तो जब हम एक मोल सोल्यूट को 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और उस समय सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में जो वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। सपोज करते हैं कि हमने W ग्राम विलय, जिसका अणुभार कितना है स्मॉल m, को 1000 ग्राम विलायक में घोल दिया है और मानते हैं कि जो मोलर एलिवेशन हुआ, जो क्वथनांक में उन्नयन हुआ, वो डेल्टा Tb होता है। तो इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं कि जो Kb है दिस इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा Tb अपॉन W। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट किस किस के बराबर हो गया, मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाय मोल कितना ताप में वृद्धि हुई डिवाइडेड बाय कितना विलय का भार हमने लिया है। शुद्ध विलायक का क्वथनांक T है, जब हमने विलय और विलायक को मिला दिया तो वो विलयन हो गया। विलयन का क्वथनांक T प्लस डेल्टा Tb है और वायुमंडलीय दाब P1 है। यदि विलायक का वाष्प दाब T प्लस डेल्टा Tb ताप पर P2 हो जाए तो उस स्थिति में हम क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से समीकरण की हल कर सकते हैं। यानी हमने विलायक और विलयन का क्वथनांक ले लिया है, साथ ही साथ में हमने विलायक का वाष्प दाब भी ले लिया है और उस स्थिति में हम गणना कर रहे हैं। तो ln ऑफ P2 बाय P1 इज इक्वल टू L अपॉन R, L क्या है लेटेंट हीट, 1 अपॉन T, T क्या है विलायक का शुद्ध क्वथनांक, माइनस 1 अपॉन T प्लस डेल्टा Tb और T प्लस डेल्टा Tb क्या है विलयन का क्वथनांक। तो इस तरह से हम इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करें तो L अपॉन R डेल्टा Tb अपॉन T एंड T प्लस डेल्टा Tb। अगर हम मानते हैं कि डेल्टा Tb यानी जो विलयन बनने पर जो क्वथनांक में थोड़ी सी वृद्धि हुई है वो क्वथनांक की तुलना में बहुत कम है, तो हम इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं और उस स्थिति में हमारी इक्वेशन आ जाती है ln P2 बाय P1 इज इक्वल टू L अपॉन R डेल्टा Tb अपॉन T स्क्वायर। तो हमारी जो क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन थी वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हुई, या हम लिख सकते हैं कि ln ऑफ P2 बाय P1 इज इक्वल टू ln 1 प्लस P2 माइनस P1 अपॉन P1, या सिंप्लीफाई करें P2 माइनस P1 अपॉन P1। अब P2 माइनस P1 यानी वेपर प्रेशर्स का अंतर जो है वो बहुत कम होता है, तो बची हुई संख्याओं को हम छोड़ सकते हैं और राउल के नियम के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं P2 माइनस P1 अपॉन P2 या P1 इज इक्वल टू N अपॉन N, यानी P2 माइनस P1
विलय के विलायक हैं और P2 विलायक के मोल हैं और ऊपर वाला P2 माइनस P1 विलय के मोल हैं। चूँकि P2 और P1 में अंतर बहुत कम है, क्यों? क्योंकि हमने विलय के मोल्स बहुत कम लिए हैं। तो उस स्थिति में हम P2 माइनस P1 अपॉन P2 या P2 माइनस P1 अपॉन P1 को हम क्या समझ सकते हैं? एक जैसी वैल्यू भी रख सकते हैं। और इस स्थिति में हमारी जो क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है वो इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर आ जाती है। P2 माइनस P1 अपॉन P1 इज इक्वल्स टू N अपॉन N और वो बराबर हो जाती है L डेल्टा TB अपॉन RT स्क्वायर। या हम अगर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के रूप में लेना चाहें तो डेल्टा TB इज इक्वल्स टू N अपॉन N RT स्क्वायर अपॉन L। तो N किसके बराबर है? विलय के मोल, यानी W स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। और कैपिटल N किसके बराबर है? विलायक के मोल्स, यानी कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो डेल्टा TB बराबर हुआ RT स्क्वायर अपॉन L इंटू W कैपिटल M स्मॉल m कैपिटल W। यदि एक मोल विलय को हम 1000 ग्राम विलायक में विलय करते हैं तो डेल्टा TB बराबर क्या हो जाएगा? RT स्क्वायर अपॉन M डिवाइडेड बाय L इंटू 1000। क्यों? क्योंकि स्मॉल w अपॉन स्मॉल m किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। अब समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि KB बराबर M डेल्टा TB अपॉन W, जो कि हमारी पहली इक्वेशन थी। तो KB बराबर क्या हो जाएगा? M RT स्क्वायर अपॉन L इंटू 1000 या KB बराबर RT स्क्वायर अपॉन 1000 LV। LV क्या लिख दिया हमने? LV को हमने लिखा है L अपॉन M, यानी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा प्रति ग्राम। इस समीकरण से हम क्या निकाल सकते हैं? KB का मान। KB का मान क्या है? मोलर एलिवेशन स्थिरांक के मान की गणना की जा सकती है। अब हम आ रहे हैं डिप्रेशन कांस्टेंट पर। वो हमने किया था एलिवेशन कांस्टेंट। इसी तरह से अगर हमें मोलर अवनमन स्थिरांक की गणना करनी हो तो कैसे की जाए? तो जैसे हमने एलिवेशन कांस्टेंट निकाला था उसी तरह से हम डिप्रेशन कांस्टेंट की भी गणना कर सकते हैं। तो KF बराबर हो जाएगा RT स्क्वायर अपॉन LV की जगह हमें सिंपल 1000 LF रखना है और KF हो जाएगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। T बॉइलिंग पॉइंट की जगह फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, यानी द्रव का हिमांक हो गया। LF गलन की गुप्त ऊष्मा हो जाएगी, वहाँ वाष्पन की गुप्त ऊष्मा थी। तो अगर हमें पानी का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकालना हो तो कितना है बॉइलिंग पॉइंट? 100 यानी 373। जल की LV कितनी है? 540 कैलोरी प्रति मोल। गुप्त ऊष्मा कितनी है? 540 हो गई। R हमने 1.987 कैलोरी रख दिया। KB इसके बराबर है RT स्क्वायर अपॉन 1000 LV। KB बराबर सारी वैल्यूज पुट कर दी, R की, T की, LV की, और सिंप्लीफाई करने पर यह आया 0.512 पर 1000 ग्राम्स। अगर हमें मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट निकालना है तो जल का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 यानी 273 केल्विन। हीट ऑफ फ्यूज़न है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। R वही रखना है। तो KF बराबर 1.987 इंटू
273 का होल स्क्वायर 1000 इंटू 80 और ये आ गया 1.85 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 ग्राम। तो इस तरह से हम एलिवेशन कांस्टेंट और डिप्रेशन कांस्टेंट दोनों की गणना कर सकते हैं। और इसके साथ आपकी जो थर्ड यूनिट है उसका ए पार्ट इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम आज ख़त्म हो गया है। और अब हम जब नेक्स्ट वीडियो है उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ पढ़ेंगे।